नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में अब कुछ दिन बचे हैं। काफी गहमागहमी है, तमाम तरीके के शब्दों की, गाली गलौज की और तमाम ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है जिसको ना आप सुनना पसंद करेंगे, ना हम सुनना पसंद करेंगे, ना वो लाखों करोड़ों लोग सुनना पसंद करेंगे जो दरअसल वोट देने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसे होने के बहुत सारे कारण भी हैं। कुछ लोगों को यह लगता है कि सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके ही चुनाव जीता जा सकता है, तो कुछ लोगों को यह लग रहा है कि जातियों के नाम पर लोगों को भड़का के अपनी तरफ लाकर ही चुनाव जीता जा सकता है। कुछ लोग अगड़ों पिछड़ों की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग दलितों की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो हिंदू और मुसलमान और धर्म की बात कर रहे हैं। ऐसे में कुछ जो बुनियादी मुद्दे हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति से या तो वो गौड़ हो चुके हैं या उनकी याद अपने वोटरों को नहीं दिलाना चाहते, क्योंकि अगर उनकी याद अगर वोटरों को हो जाए, दर्शकों को हो जाए, तो फिर राजनीतिक दलों को दिक्कत पैदा हो सकती है और पिछले 5 साल का हिसाब देने की वजह से उनकी तकलीफ पड़ सकती है। बहुत सारे मुद्दे हैं। हम आज दरअसल बात करेंगे अभय कुमार दुबे जी से, जो फिलहाल अंबेडकर यूनिवर्सिटी में है, जाने माने सोशल साइंटिस्ट हैं, राजनीति को बहुत गहरी नजर से देखते हैं और राजनीति क्या चल रही है, क्या नई चीज उसमें आ रही है, इन पर भी वो लगातार उनकी पकड़ बनी रहती है। तो सबसे पहले अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जब पिछले हफ्तों जब हमने बातचीत की थी तो बहुत सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की थी। पहला मेरा सवाल तो यह है कि जब हमने आपसे आखिरी बातचीत की थी उसके बाद से अभी तक क्या चुनाव के मूड में, क्या चुनाव की दिशा में किसी तरीके का कोई बदलाव आपको दिखाई पड़ा है या नहीं दिखाई पड़ा है, या जैसे 15 दिन पहले था वैसी ही चीजें चल रही है? आशुतोष जी, मेरा ख्याल है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति लगातार बदल रही है। लेकिन मेरी अपनी दृष्टि में वो बदलाव एक ही दिशा में हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ती जा रही हैं और समाजवादी पार्टी के मौके और पहले से बेहतर होते चले जा रहे हैं। मेरा मतलब है भारतीय जनता पार्टी और उनका गठजोड़, समाजवादी पार्टी और उनका गठजोड़। बीच में मुझे ऐसा लगा था कि जब टिकट बांटे गए थे और पहली सूची बहुजन समाज पार्टी वगैरह की आई थी, तो जिस तरह की सूची थी, जिस तरह की भाजपा ने सूची दी थी, उससे मुझे लगा था कि शायद ये चुनाव समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर न होकर अंततः तितरफा मुकाबले में बदल जाएगा। लेकिन फिर जब जैसे जैसे कुछ दिन गुजरे तो मुझे लगा कि नहीं, ये धारणा ठीक नहीं है। मुकाबला मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी और भाजपा में भी है। कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी मुकाबले को तितरफा करे, और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर अगर गौर करें तो आप पाएंगे कि जो पहला दौर था उनकी चुनावी रणनीति का, उसमें उनके समर्थक, समीक्षकों और जो मीडिया मंचों पर सक्रिय तथाकथित विचारक हैं, उनकी तरफ से लगातार ये बात पेश की जाती थी कि बहुजन समाज पार्टी तो लड़ाई में है ही नहीं। क्योंकि दरअसल वो ये चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी अगर लड़ाई से बाहर दिखाई जाएगी तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी जिन दलित वोटों को अपनी ओर खींचती है, उनका एक बड़ा हिस्सा, खासतौर से गैर जाटव दलितों का एक हिस्सा भाजपा की तरफ झुक जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने देखा कि जाटवों में अभी भी हाथी पर मोहर लगाने का संकल्प है। कि उत्तर प्रदेश के दलितों की सबसे बड़ी बिरादरी है, संख्या बल में बहुत प्रबल है। और दूसरी जो बिरादरियां हैं, वो बिरादरियां भी ऐसा नहीं है कि वो भाजपा की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही हूं। जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पासी हैं, जो कि जाटवों के बाद सबसे बड़ी संख्या में है। पासियों की तरफ वहां से जो खबरें मिल रही हैं, उससे लग रहा है कि शायद पासियों ने इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देने का मन बना लिया है। और ये भी पता लग रहा है कि पहले भी पासी समाजवादी पार्टी की तरफ झुके रहे हैं। अगर इस बार तो उनको वो लगता है कि समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब भाजपा ने ये देखा कि बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई से बाहर दिखाने का हमें कोई लाभ नहीं है, तो उनके जो मीडिया मंचों पर सक्रिय बहुत से तथाकथित विचारक हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत से चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए जा रही है। और इस तरह उन्होंने रणनीति को अपनी थोड़ा ट्वीक किया है। और ये जो उसके बाद खबरें आ रही हैं लगातार कि कम से कम 23 इस तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं, खबरें सामने आ चुकी हैं कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के समर्थक उसको खदेड़ा कहते हैं, तो हम लोग खदेड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो समाजवादी पार्टी को करने दीजिए, लेकिन भाजपा को जनता के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है, इसका ये एक उदाहरण है। तो दूसरी, अब एक और बात देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का वोट लेने के लिए अमित शाह लगातार ये कह रहे हैं कि मुगलों के खिलाफ संघर्ष की कोई विरासत है जाटों की, जो कि भाजपा की विरासत से मेल खाती है, इसलिए जाटों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में आना चाहिए। तो अब उसका ऐतिहासिक विश्लेषण करने के हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि जाटों की तो मुगलों के संघर्ष की कोई विरासत हो सकती है, वो भी बहुत कमजोर सी विरासत है, लेकिन भाजपा की क्या विरासत हो सकती है, इसके ऊपर कोई चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे जो श्रोतागण हैं वो बड़े आराम से इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। दूसरी तरफ इसी बीच में मैं एक और तथ्य की तरफ आपका ध्यान खींचूंगा कि रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों राज्यों का जो आर्थिक विकास हुआ है पिछले 5 साल में जी, उसकी डेटा हैंडबुक जारी की है। उस डेटा हैंडबुक के आंकड़ों के ऊपर नीरज कौशल, जो पहले इकोनॉमिक टाइम्स में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार थी, बाद में वो कोलंबिया विश्वविद्यालय चली गई, अब वहां पर वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने उन आंकड़ों का विश्लेषण किया है। अगर आप उन आंकड़ों पर निगाह डालें तो आपको ये देख के ताज्जुब होगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो एक विशाल चुनावी विज्ञापन मुहिम चलाई है, वो कितनी फर्जी है। वो जिस दिन आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दिन भी उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय औसत की आधी थी जी, और आज जब 5 साल पूरे होने के जा रहे हैं, तब भी वो आमदनी राष्ट्रीय औसत की आधी है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। जहां तक राज्य के कुल घरेलू उत्पाद का सवाल है, उत्तर प्रदेश का स्थान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 32वीं जगह पे है, वो केवल गोवा से बेहतर है। इसी तरीके से एक और जो आंकड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश केवल गोवा और मेघालय से बेहतर है। तो आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के विकास में किसी भी किस्म की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो पहले जहां था उससे भी खराब स्थिति में पहुंचता जा रहा है। अब अगर इसकी तुलना आप महाराष्ट्र से, गुजरात से और जो अमीर राज्य हैं उनसे करेंगे, तो सबको आपत्ति होगी कि भाई उन राज्यों से आप उत्तर प्रदेश की तुलना क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी तुलना आप अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो 5 साल सरकार चली थी, 2012 से 2017 तक, अगर आप उससे तुलना करें तो आप पाएंगे कि अखिलेश यादव की सरकार के आखिरी 2 सालों में 10% की दर से विकास हुआ। और अगर आदित्यनाथ की सरकार का दुर्भाग्य रहा कि आखिरी 2 सालों में कोविड आ गया, तो अगर हम कोविड से जो अर्थव्यवस्था सिकुड़ी, उसको अगर आप उसमें से निकाल दें, उसको यानी समायोजित कर दें, तब भी आदित्यनाथ के शासनकाल में विकास वृद्धि दर जो है वो 5% पे अटकी रही, जबकि अखिलेश की औसत वृद्धि दर 7% के आसपास रही। दूसरी बात, आदित्यनाथ द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में ये दावा किया गया है कि पहले 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार दूना हो गया। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले 4 साल में आकार दूना करने के लिए जरूरी है कि 2020 और 21 में उत्तर प्रदेश की वृद्धि 36% की दर से हो, जबकि उसी जमाने में जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो 7% की दर से सिकुड़ रही थी। जाहिर है कि ये सब असंभव है। तो जो विज्ञापन मुहिम चलाई जा रही है उसका कोई आधार नहीं है। यही कारण है, क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने कोई रोजगार नहीं बढ़ाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की आमदनी बढ़ाने में कोई रुचि नहीं ली। इसी का नतीजा है कि आज उन्हें जो भाजपा का तो रवैया ही सांप्रदायिक होता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि उन्हें 80 बनाम 20 और अखिलेश के अब्बाजान वगैरह इस तरह के फिक्रों का सहारा लेना पड़ रहा है, मुगलों से लड़ाई, इस तरह के फिक्रों का उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। बिल्कुल। हमारे दर्शक जो बात अभी अभय जी कह रहे हैं, अगर उनको उन बातों को सुन रहे हैं तो उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा कि दरअसल ये बात क्यों कही जा रही है। आपने सुना कि 10 मार्च को गर्मी उतार दी जाएगी, शिमला जैसी गर्मी, तो उधर से जवाब आया कि हम चर्बी निकाल देंगे। ये जो भाषा शुरू हुई है, उसका कारण ये है क्योंकि जो आर्थिक विकास की बातचीत की जा रही, दरअसल उसमें
उस कदर कोई सच्चाई दिखाई नहीं पड़ती जिस कदर होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, जिनकी अपनी एक सुपर फॉलोइंग कह सकते हैं, फॉलोइंग कह सकते हैं। दूसरा, उनके पास संगठनात्मक क्षमता बहुत जबरदस्त है, कई स्तर की संगठनात्मक क्षमता है। और तीसरा, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो भाजपा की अगर कमजोरियां भी होती हैं तो भी वो उसको काफी हद तक कॉम्पनसेट कर ले जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी क्या तुलनात्मक स्तर पर उनका मुकाबला कर पाएगी या नहीं? कुछ लोगों को यह कहना है कि लास्ट मिनट पे बीजेपी जो है वो फिर कुछ ना कुछ करेगी और उसके बाद वो आगे निकल जाएगी। आशुतोष जी, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक संसाधन है, उनके पास नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय हस्ती है और उसके पास चुनावी मशीनरी, चुनाव को मशीन की तरह लड़ने वाली एक शक्तिशाली कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। उसके बहुत से कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए भाजपा के बहुत से कार्यकर्ताओं को सत्ता में हिस्सेदारी की मांग करने की जरूरत नहीं होती। वो विचारधारात्मक आवेग से, विचारधारात्मक जोश के साथ जुटे रहते हैं, भले ही भाजपा के सत्ताधारी उन्हें कुछ दें या न दें। तो ये एक उनकी खास बात है जो कि दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। ऐसा कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों के पास कभी देश के कुछ इलाकों में हुआ करता था, हालांकि आज उस मशीन का पराभव हो चुका है पूरी तरह। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पे भाजपा की ये विशेषताएं भी उसे चुनाव नहीं जिता पाई, और भाजपा कई राज्यों में थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी है। उसकी दावेदारियां पूरी तरीके से धूल धूसरित हो गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश फिर भी एक अलग तरह की जगह है। आखिरकार 300 सीटें और 41% वोट पाना एक राज्य में कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो वो भाजपा की जो सफलता थी 2017 की, बहुत ही असाधारण सफलता थी। उसी सफलता के कारण भारतीय जनता पार्टी और उसके केंद्रीय नेतृत्व को एक ऐसी छवि मिली जिससे लगने लगा कि इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। आज ये बातें कही जाती हैं कि भाई आखिरकार भाजपा अंत में जीत ही जाएगी, कोई ना कोई तिकड़म करके, कोई ना कोई युक्ति करके, क्यों कुछ ना कुछ उसके कार्यकर्ता ही चुनाव पलट देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि विपक्ष की सारी कोशिशें धूल धूसरित हो जाएंगी, बावजूद उसके खिलाफ कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी बनी रहे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इस तर्क और इस तरह के विश्लेषण से थोड़ा परे जा चुका है। आपको लगता है परे जा चुका है? हाँ, परे जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर परिस्थितियां बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। सबसे पहले 2 वोट जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे। अगर इन 2 वोटों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, जो जयंत चौधरी की पार्टी है, शायद राष्ट्रीय लोकदल ही नाम है, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर जो उन्होंने उम्मीदें बढ़ाई हैं, उन उम्मीदों के मुताबिक अगर उन्होंने वोट हासिल कर पाए तो उसका प्रभाव फिर बाकी जो चरण हैं, बाकी 5 चरण हैं, उनमें उनका प्रभाव पड़ेगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं वो भाजपा के और भी ज्यादा विरोध में चली जाएंगी। मुझे तो इस बात का पक्का यकीन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने गिरते हुए ग्राफ को देखकर और अखिलेश के उभरते हुए ग्राफ को देखकर ही नरेंद्र मोदी को ये लगा होगा कि उन्हें तीनों किसान कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि पहले वो ये मानते थे कि पूरब में हमें सीटें ज्यादा मिल जाएंगी, पश्चिम में हमें कोई नुकसान होगा तो उससे उनकी भरपाई कर लेंगे। जब उन्हें लगा कि पूरब में भी कोई ऐसी सीटें मिलने का कोई मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही, कि वहां लड़ाई और कड़ी होती चली जा रही है, लगता है बराबर की टक्कर हो जाएगी, तब उन्हें लगा कि अब उत्तर प्रदेश में अगर अपनी जीती हुई हारी हुई बाजी को हाथ से नहीं निकलने देना है तो हमें तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाना चाहिए। उसमें पूरब में अखिलेश का जो उभार हुआ और उन्होंने जिस तरह से गठजोड़ किया है गैर यादव पिछड़ी जातियों के नेताओं के साथ में, और भाजपा से भी टूट के उनके पास आए हैं, उससे ये परिस्थिति बनी है। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि एक कई बड़े सेफोलॉजिस्ट और कई बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट बड़े दावे के साथ ये बात कह रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अविश्वसनीय वोट शेयर के पास बैठी हुई, और उसका उदाहरण 2014 का देते हैं, 2017 का देते हैं, 2019 का देते हैं, कि जहां 2014 में 42% उसको वोट मिलते हैं, 2017 में 40 के आसपास वोट मिलता है और 2019 में वो आ जाता है करीब 49% वोटों के ऊपर। तो उन लोगों का तर्क ये है कि दरअसल वोट शेयर इतना ज्यादा है कि अगर ज्यादा गिरावट होने के बावजूद भी
किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी सरकार बना ही लेगी। और चूंकि जो समाजवादी पार्टी है उसका वोट शेयर इतना कम है पिछले दिनों कि उसको उतना वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। आप इस थियरी से कितना संतुष्ट नजर आते हैं या कितना आप आंकड़ों में आंकड़ों को इधर उधर घुमा देना, इस कला में हम लोग भी माहिर हैं और दूसरे लोग भी माहिर हैं। हम लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटों में पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ी थी। उसने कांग्रेस को शायद 100 या उससे ज्यादा को सीटें दे दी थी समाजवादी पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी तो पूरी सीटों में चुनाव भी नहीं लड़ी थी। तो उसका जो वोट है, वोट प्रतिशत है पिछले चुनाव का, वो दरअसल अपेक्षाकृत कम सीटों का वोट प्रतिशत है। अब वो जब ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वोट प्रतिशत के लिहाज से समाजवादी पार्टी में स्वाभाविक रूप से उसकी प्रगति होना लाजमी तौर पर तय है, लाजमी तौर पर तय है। अब सवाल यहां पर दूसरा है। सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलेंगे उन वोटों से सीटें मिलेंगी उन्हें? वो जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सीटें वोट जरूर 35% के आसपास पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी सीटें जो हैं वो 150 160 से ऊपर नहीं जा रही हैं। उनको सीटें कैसे मिलेंगी? मैं ये कहता हूं, सर्वेक्षणों को एक बार छोड़ दीजिए, मैं ये कहता हूं कि यादव, मुसलमान और जाट, इन तीनों के वोट तो उन्हें तयशुदा रूप से मिल ही रहे हैं। उनके समाजवादी पार्टी के दुश्मन भी ये मानते हैं कि ये वोट उन्हें मिल रहे हैं। सवाल ये है कि इसके अलावा समाजवादी पार्टी को कितने वोट और कहां मिलेंगे, और कितने ऐसे वोट हैं जो समाजवादी पार्टी को भले न मिले लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में मिले थे, इस चुनाव में मिलना उनका संदिग्ध है। वो वोट बर्बाद हो सकते हैं, वो वोट निराश हो सकते हैं, वो वोट निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर एक टैक्टिकल वोटिंग कर सकते हैं। मैं इशारा कर रहा हूं ब्राह्मण वोटों की तरफ। तो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिले, मैं मानता हूं नहीं मिलेंगे। तो अब इस पूरी परिस्थिति से निपटने के लिए जो भाजपा का विशाल कैचमेंट एरिया था, जिसके जरिए उसे 41 से लेकर 49% का वोट प्रतिशत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्राप्त हुआ, वो विशाल कैचमेंट एरिया आज वैसा नहीं रह गया है। उसके अंदर बहुत सारे वोटों की लीकेज हुई है और वो सिकुड़ा भी है वो कैचमेंट एरिया। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है और इसी के लिए वो उसने जो नई रणनीतियां अपनाई हैं, उन रणनीतियों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। तब हम लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का चुनाव किस मुकाम पर खड़ा हुआ है। ठीक है, आज भाजपा के सारे अब जी तो एक बड़ा बहुत चूंकि आप जहां पे हमारी बात आके रुकी हुई है वहां से बातचीत को अगर आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, हर चुनाव में ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी जब कूदेंगे तो उसके बाद चुनाव का समा बदल जाएगा। एक अभी तक जो हमारी आपसी बातचीत हो रही तब तक नरेंद्र मोदी जी फिजिकल रैली में कहीं दिखाई नहीं पड़े। दूसरी बात जो बजट इस बार पेश किया गया है, उस बजट ठीक चुनाव के बीचों बीच वो बजट पेश किया गया है और बहुत सारे लोगों को यह आशंका थी, कुछ लोगों को उम्मीद थी, कुछ को संभावना थी कि दरअसल इस बजट में ऐसा जरूर कुछ सरकार की तरफ से किया जाएगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को या जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। और जब वो बजट पेश आया तो बहुत सारे लोगों को निराशा हुई, कहा भाई तो एक तरीके से पॉलिटिकल बजट नहीं, चुनावी बजट नहीं है, यह अनलाइक बीजेपी का बजट है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि 10 फरवरी को पहला वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश में और आज तारीख क्या है? 5। आज तारीख है 5, यानी मुश्किल से 4 दिन रह गए हैं बीच में। और नरेंद्र मोदी ने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियां शुरू नहीं की। आपको ध्यान होगा पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी ने 23 रैलियां की और उन 23 रैलियों में 23 जगह पार्टी चुनाव हार गई। मैं कह का हो इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा हो कि मोदी जी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने आप को ज्यादा फंसाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह लगे ही हुए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जगत प्रकाश नड्डा भी लगे हुए हैं और बाकी सब भाजपा के लोग लगे ही हुए हैं। तो वो खुद उसको जिस तरह से पश्चिम बंगाल के ऊपर भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों ने हमला सा बोल दिया था, वो स्थिति भी हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं देखते। इस तरह तमाम केंद्रीय मंत्री बहुत ज्यादा दौड़ धूप कर रहे हैं। यहाँ तक राजनाथ सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के ही नेता हैं, उनकी शख्सियत का इस्तेमाल भी और उनके प्रभाव का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिस शैली में चुनाव लड़ती रही है, जिस शैली के
जबरदस्त प्रदर्शन हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा है, वो शैली उस लिहाज से, वो जोश खरोश उस लिहाज से उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ रहा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जहां तक बजट का सवाल है, बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो लगे कि भाजपा चुनावी फायदा उठाना चाहती है। इसके पीछे मैं समझता हूं उन लोगों की एक सुचिंतित रणनीति, सुचिंतित नीति। और सुचिंतित नीति यह है कि बजट के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता, विकास के जरिए भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए वो पहले से ही जो पेशबंदी कर रहे हैं, उस पेशबंदी के दो आयाम हैं। पहला आयाम यह है कि हमने 3.5 लाख करोड़ रुपया लोगों के खातों में ट्रांसफर किया है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में एक अभूतपूर्व परिघटना है। इसलिए हमें वो 3.5 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के बाद में, मुफ्त अनाज बांटने के बाद में, और दूसरी केंद्र की लोकोपकारी योजनाएं जिनको लागू करने में काफी उत्साह का परिचय दिया है आदित्यनाथ की सरकार ने, उनके जरिए एक बड़े पैमाने पर लाभार्थियों की एक चेतना बनी है जो कि सरकार के प्रति कृतज्ञ महसूस करती है, वो अंततः हमें वोट देगी। पहली बात। और दूसरी बात वो कहते हैं कि पाकिस्तान विरोधी राष्ट्रवाद, जिसके साथ मुस्लिम विरोध को बहुत आसानी के साथ जोड़ा जा सकता है और जोड़ा जा रहा है, उसका प्रयोग। इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में दिखाई पड़ा। कपिल पाटिल साहब है, वो केंद्र में राज्य मंत्री है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में भाषण देते हुए महंगाई के सवाल पर क्या वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य को समझना जरूरी है। कपिल पाटिल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने शपथ इसलिए नहीं ली थी कि वो गेहूं और प्याज और आलू और दाल के भाव कम करेंगे। उन्होंने शपथ इसलिए ली थी क्योंकि वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को छीनकर भारत में मिलाएंगे। इसलिए जनता को चाहिए कि वो इन चीजों से परे चली जाए। जनता को चाहिए कि वो मंच पर खड़े होकर लोगों को नसीहत दे रहे थे, अपने श्रोताओं को, जनता को चाहिए कि इनसे परे हट के सोचे। नरेंद्र मोदी एक बड़े मकसद के लिए प्रधानमंत्री बने। वो महंगाई कम करने ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने जी। इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, मराठी में बोल रहे थे, और उसका आज तक के ऊपर उस पूरा वक्तव्य मैंने सुना, उसके बारे में बताया भी जा रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। और कुछ कुछ मराठी हम लोग भी सुनकर समझ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये, और वही बात देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुगलों के खिलाफ लड़ना है हमें जी। तो ये सब जो पूरा मामला हो रहा है, और आदित्यनाथ की जो भाषा शैली है, अमित शाह की जो भाषा शैली है, उसको हम लोग देख ही रहे हैं। तो वो सीधे सीधे 2 बातें हैं। पहला है लाभार्थी चेतना, और दूसरा है पाकिस्तान विरोधी, मुसलमान विरोधी राष्ट्रवाद। इन दोनों को जोड़ देना, और ये करके इन लोगों की कोशिश है कि ऐसा जनाधार निर्मित किया जाए जो जाति और समुदाय की वफादारियों से परे जाता हो। एक इस तरह का जनाधार वो निर्मित करना चाहते हैं। इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि वो जातिगत नेताओं का फायदा नहीं उठाना चाहते हो। भाई संजय निषाद का फायदा उठाने की कोशिश वो कर ही रहे हैं, अनुप्रिया पटेल का फायदा उठाने की कोशिश कर ही रहे हैं, और दूसरे भी जातिगत नेता जो उनके साथ हैं उनका फायदा उठाने की कोशिश कर ही रहे हैं। वो लोग कहते ही हैं कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े पिछड़े वर्ग के नेता हैं, तो वो सब भी किया ही जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ में, उसके समांतर ये कोशिश भी चल रही है कि 2017 में इस तरह की कोशिश नहीं थी। 2017 में इस प्रकार की लाभार्थी चेतना वाला मसला, इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी पब्लिक मौजूद नहीं थी लाभार्थियों की। इसलिए 2017 में जो जातिगत नेता थे उनके जरिए विभिन्न समुदायों के वोट हासिल किए गए थे। अब वो जातिगत नेता नाराज होकर बाहर चले गए हैं और भाजपा के विरोध में खड़े हुए हैं, अखिलेश के साथ हैं। तो ये 2 द्विआयामी रणनीति इस्तेमाल की जा रही है। इस रणनीति के साथ में पूरे देश की सफलता विफलता के साथ में पूरे देश के लोकतंत्र का भविष्य बना हुआ है। अगर ये रणनीति उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गई तो आप समझ लीजिए इस प्रकार का जाति और समुदाय की चेतना से परे लाभार्थी वर्ग, जाहिर है कि सब ज्यादातर गरीब लोग ही होते हैं, और वो मध्य वर्ग, वो निम्न मध्य वर्ग जो बड़े आराम के साथ में पाकिस्तान विरोधी राष्ट्रवाद की भावनाओं में जिसे बहाया जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी का आमतौर पर एक स्थायी मतदाता मंडल बनकर उभरेगा। आपको लगता है ये रणनीति कामयाब होती दिखाई पड़ रही, ये फलीभूत होती दिखाई पड़ रही? मैं तो समझता हूं कि इस रणनीति के कामयाब होने में बहुत सी शंकाएं हैं। सबसे बड़ी शंका है कि बहुत भयानक किस्म की महंगाई है। कपिल पाटिल साहब की सलाह लोग इतनी आसानी के साथ नहीं मान लेंगे कि लोग प्याज, आलू और दाल से परे चले जाएं और पाक अधिकृत कश्मीर भारत में
मिला लिया जाएगा, इसकी प्रतीक्षा करें और इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ खड़े हो जाएं। तो ये तो बात उनकी नहीं चलेगी। महंगाई और बेरोजगारी, अभी बिहार में हम रेलवे भर्तियों के सवाल पे देख ही चुके हैं कि बेरोजगार लोग क्या कर सकते हैं। तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर है। ठीक है, कहा जाता है कि आदित्यनाथ स्वयं पैसा नहीं खाते, लेकिन आदित्यनाथ ने एक ऐसी सरकार की अध्यक्षता की है जिस सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा था। उस तरह का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार में भी बहुत बड़े पैमाने पर है। तो ये जो स्थितियां हैं, भ्रष्टाचार, कुशासन, पुलिस की ज्यादतियां, पुलिस को पहले खुली छूट दे दी, कानून व्यवस्था के नाम पर ऑपरेशन नगड़ा चलाया, ये वो तमाम किया, बाद में पुलिस खुद अपराधियों की तरह निर्दोष लोगों को मारने लगी। तो ये कई जो पहलू हैं, ये पहलू लाभार्थी चेतना को भी कैंसिल कर सकते हैं, और जो सांप्रदायिक नीति, अपना सांप्रदायिक प्रचार करने की कोशिश की जा रही है, उस सांप्रदायिक प्रचार को भी कैंसिल। दूसरे, ये पूरा चुनाव जो है किसान आंदोलन की भी परीक्षा है। आखिरकार किसान आंदोलन के प्रभाव में ही तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसानों और मुसलमान किसानों के बीच में जो सांप्रदायिक भेदभाव था, सांप्रदायिक भेद बना था, दुश्मनी बनी थी, वो दुश्मनी दूर हुई और एक मंच पर खड़े होकर हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। अगर इसके बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा आराम से पुरानी जीत कुछ कम ही सही दोहराने में सफल हो जाती है, तो ये किसान आंदोलन की जो भी राजनीतिक विरासत है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा आघात होगा। आपको ध्यान होगा 2017 में जब भाजपा ने असाधारण जीत हासिल की थी, तो उसने नोटबंदी के आरोप से भी बच निकली थी उस जीत के जरिए। जी। तो इस जीत के जरिए भाजपा किसान विरोधी होने के आरोपों से भी बच निकलेगी। आपने कहा एक चीज जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने जो लाभार्थी चेतना और ये पाकिस्तान विरोधी राष्ट्रवाद का जो आपने कहा कि अमलगम बनाने की कोशिश की जा रही है, ये जो नई, क्या ये प्रयोग नया है या ये दरअसल एक ओरिजिनल प्रयोग है जो 1925 से लेकर अभी तक चला रहा है? क्योंकि हिंदुओं को एकजुट करना, जाति से ऊपर उठकर एक हिंदू आइडेंटिटी क्रिएट करना, ये तो प्रोजेक्ट बहुत पहले से था। उसमें पाकिस्तान विरोध कह लीजिए या फिर मुसलमान विरोध कह दिए, वो लगभग एक सी बात है। तो उसमें और इसमें किस तरीके का फर्क है? और चूंकि ये सवाल मैंने इसलिए पहले चला रहा है, हाँ अभी जी, ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदुत्व की मूल प्रयोगशाला है, जहां अयोध्या भी है, जहां काशी भी है, जहां मथुरा भी है, और जहां पे सबसे पहले इनकी सरकार भी बनी, और उसमें भी जो पिछड़ों का जो एक्सपेरिमेंट किया हिंदुत्व के साथ जोड़ने के लिए, वो भी यहीं पे हुआ है। तो उस प्रोजेक्ट से इसमें कैसे फर्क है? आपकी सब बातें सही है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान विरोध भी नया नहीं है, मुसलमान विरोध भी नया नहीं है, हिंदू राष्ट्रवाद के ये दोनों पहलू नए नहीं है, लेकिन इसमें एक नया पहलू जो है वो लाभार्थी चेतना वाला है, जो पहले मौजूद नहीं था। यहाँ तक 2017 के चुनाव में भी मौजूद नहीं था, 2019 के चुनाव में भी इस स्तर पर मौजूद नहीं था लाभार्थी चेतना वाला प्रयोग। ये चीज बिल्कुल नई चीज है, क्योंकि उस वक्त तक लाभार्थियों ने अपनी जो उपस्थिति है चुनावी मैदान में दिखाई नहीं थी। अभी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनावों के दौरान ही हम लोगों ने ये देखा कि न केवल भाजपा शासित राज्यों में बल्कि जो विपक्ष द्वारा शासित राज्य थे, वहां भी लाभार्थियों की चेतना का चुनावी राजनीति पर असर दिखाई पड़ा। यानी जो सरकारें एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर पाने में जो कामयाब रही, बहुत सी विपक्ष की सरकारें भी, उसमें भी लाभार्थियों का योगदान रहा है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब 2019 की जीत हुई थी नरेंद्र मोदी की, तो हम लोग CSDS में बैठकर विश्लेषण कर रहे थे, वो अनौपचारिक किस्म का विश्लेषण था। तब मैंने भी कहा था और दूसरे मेरे साथी विद्वानों ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि एक तो बालाकोट स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान विरोधी राष्ट्रवाद का उभार, उसका आवेश, उसी के साथ साथ में नरेंद्र मोदी की जो लोकोपकारी योजनाएं थी बहुत बड़े पैमाने पर, उनका भी कुछ योगदान था। जो नीचे से 20% की आबादी होती है, उसको मोदी सरकार के प्रति हमदर्दी जताने की तरफ ले जाने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि 2019 के चुनाव में इसकी एक कमजोर सी झलक, इस संयोग की, इस द्विआयामी नीति की एक कमजोर सी झलक दिखाई पड़ी थी। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसका सुचिंतित और घोषित प्रयोग हो रहा है। आप कह रहे सुचिंतित और घोषित प्रयोग हो रहा है, जो पहले इस तरह से नहीं था। बिल्कुल। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों, वो आंकड़ा जो लाभार्थियों की बात जिस तरह अभय जी इशारा कर रहे हैं, एक सूचना के हिसाब से 1,72,00,000 है। 1,72,00,000 खातों के आधार पर, जहां पे डायरेक्ट बेनिफिट
जो 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 पैसा जमा किया जा रहा है उन आंकड़ों के हिसाब से ये कहा जा रहा है इतना। ये अपने आप में एक काफी बड़ी संख्या है, 1,72,00,000। तो हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में सवाल होगा कि क्या ये सारे के सारे 1,72,00,000 लोग वो बीजेपी को वोट दे सकते हैं, या इसमें भी किसी तरीके का छीजन आप देख रहे हैं? नहीं, ये तो देखने की बात है ना आलोक जी, क्योंकि बिल्कुल नई परिघटना है। 1,72,00,000 लोगों को सरकार ने घर बैठे हुए बिना कोई काम किए हुए, ये काम के बदले अनाज देने की भी योजना नहीं है, ये मनरेगा भी नहीं है। मनरेगा लाभार्थी चेतना नहीं पैदा करता, क्योंकि उससे लोग काम करते हैं, बदले में पैसा मिलता है। यहाँ तो ये है कि एक व्यक्ति घर पे बैठा हुआ है, उसकी आमदनी के स्रोत धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। अचानक वो अपना सेलफोन देखता है तो सेलफोन में 500 रुपए आ गए, 1000 रुपए आ गए, तो उसका मन इस बात को लेकर खुश होता है थोड़ा सा, और उसे उम्मीद बनती है कि अगले 2 महीने बाद फिर मिलेगा। तो हमारे एक मित्र हैं जो कि समाज वैज्ञानिक हैं, तो वो चूंकि 1 एकड़ के किसान हैं अपने परिवार से, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास 17,000 रुपए कोविड के जो महामारी के वर्ष थे दोनों, उनके खाते में 17,000 रुपए अपने आप आ गए, और उनके भाई को एक टैबलेट प्राप्त हो गई, और उसके दोस्त से कहा गया कि आपका भी नाम रजिस्टर कर लिया गया है, अगली बार सरकार बनेगी तो आपको भी टैबलेट मिल जाएगी। तो ये जो हो रहा है, इससे लाभार्थियों का एक विशाल वर्ग बना है, एक ऐसा वर्ग बना है जिसमें विभिन्न जातियों के लोग हैं। इसमें हो सकता है कुछ मुस्लिम जातियों के लोगों को भी ये लाभ प्राप्त हुआ हो। इसको भारतीय जनता पार्टी वाले कहते भी हैं कि हमने उनको भी लाभ पहुंचाया है जी। तो ये जो पूरी स्थिति बनी है, ये बिल्कुल नई परिघटना है। क्योंकि देखिए, हम पुराना सिद्धांत है कि जब मात्रा बढ़ जाती है तो वो गुण में बदल जाती है। क्वांटिटी जब बढ़ जाती है, इट टर्न्स इनटू द क्वालिटी। ये डायलेक्टिक्स का पुराना सिद्धांत है, हम लोगों ने मार्क्सवाद के जमाने में इस सिद्धांत को सीखा था। तो ये मात्रा बहुत बढ़ गई है, ये मात्रा बढ़कर भाजपा का दावा है कि अब ये गुण में बदल गई है। गुण क्या है? ये सब लोग हमारे वोटर बन गए भाजपा के मुताबिक। तो इसको देखना बाकी है कि क्या ये वास्तव में उनके वोटर बन गए, या ये अभी भी अपने सामाजिक समुदायों से संबंधित हैं, अभी भी ये शाक्य हैं, अभी भी ये लोधी हैं, अभी भी ये पासी हैं, अभी भी ये यादव हैं, सैनी हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, अभी भी वो हैं कि नहीं है। जी बिल्कुल, अभय जी ने जो बातें कही, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इन बातों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल नए तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखने की कोशिश उन्होंने की है, और यही फायदा होता है जब अभय जी से बातचीत करते हैं, क्योंकि कुछ नई चीजें हमें भी जानने को मिलती है, हमारे दर्शकों को भी जानने को मिलती है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है, अगर ये चेतना और अगर ये प्रयोग अगर कामयाब होता है, तो फिर ये भारत की राजनीति को एक नए सिरे से प्रभावित करेगी, एक नई दिशा भी उसको देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अभय जी, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।